मतलब तसव्वुर करें कि एक ही दिन में मार्केट से अरबों रुपए का सफाया हो जाए, इंडेक्स 1576.48 पॉइंट्स गिर जाएं, चारों तरफ बस एक खौफ की फिजा हो और ट्रेडिंग स्क्रीन्स मुकम्मल तौर पर सुर्ख नजर आ रही हों। हाँ, और देखने में ये वाकई एक डरावना ख्वाब लगता है। बिल्कुल। लेकिन इस सब के बावजूद अगर ये कहा जाए कि मार्केट के लिए इस वक्त इससे ज्यादा सेहतमंद और मुस्बत चीज कोई और हो ही नहीं सकती थी, मतलब ये बात बज़ाहिर बिल्कुल गैर मंतकी और मुतजाद लगती है। आज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में बिल्कुल यही सूरत हाल पैदा हुई। KSE 100 इंडेक्स में एक बहुत बड़ी और नुमायां गिरावट आई और मार्केट 1,71,579.31 की सतह पर बंद हुई। सही। चलें इस सब का तफसीली जायजा लेते हैं। मतलब दिन के आगाज में मार्केट का इंट्राडे हाई 1,73,453 पॉइंट्स था। मार्केट ने बमुश्किल 297 पॉइंट्स ऊपर जाने की कोशिश की, लेकिन फिर पूरा सेशन एक जबरदस्त दबाव का शिकार रहा और मनफी जोन में ट्रेड करती रही। इतनी बड़ी गिरावट के बाद कोई उसे एक मुस्बत अलामत कैसे करार दे सकता है? बज़ाहिर ये वाकई एक ज़बरदस्त झटका महसूस होता है, ख़ास तौर पर जब मार्केट दिन की बुलंदियों से मुसलसल नीचे की तरफ गिरती रहे। लेकिन यहाँ जो बात सबसे ज़्यादा हैरानकुन है वो ये है कि अगर हम इस गिरावट की नफ्सियात को समझें ना, तो तस्वीर बिल्कुल मुख्तलिफ नज़र आती है। अच्छा, वो कैसे? देखिए, मार्केट 1,75,000 पॉइंट्स की नफ्सियाती सतह के इंतहाई करीब पहुंच चुकी थी। ये कोई आम नंबर नहीं था। तकनीकी एतबार से ये एक बहुत बड़ी दीवार या रेजिस्टेंस थी। इसे यूं समझें कि पिछले कुछ अरसे की मुसलसल तेजी ने मार्केट को एक गुब्बारे की तरह फुला दिया था। ओह, मतलब मार्केट ओवरबॉट हो चुकी थी। बिल्कुल। बहुत से स्टॉक्स और सेक्टर्स अपनी असल मालियत से कहीं ज्यादा महंगे हो चुके थे, और जब मार्केट इस हद तक ओवरबॉट हो जाए तो इस गुब्बारे में से कुछ हवा का निकलना इंतहाई जरूरी होता है ताकि वो फट ना जाए। सही बात है। इसलिए ये जो बड़ी कमी आई है, ये दरअसल एक तवीलुल मुद्दती टेक्निकल तस्हीह या टेक्निकल करेक्शन है। ये मार्केट के तवीलुल मुद्दती इस्तेहकाम के लिए वाकई एक हेल्दी साइन है। तो ये कमज़ोर खरीदारों को बाहर निकालने का एक तरीका है। सही। ये गुब्बारे से हवा निकलने वाली तकनीकी मंतिक अपनी जगह दुरुस्त लगती है, लेकिन क्या हम वाकई ये मान लें कि ये सब कुछ सिर्फ चार्ट्स का खेल है? मेरा मतलब है, इस प्रॉफिट टेकिंग के पीछे कुछ बैरूनी अवामिल भी तो कार फरमा होंगे ना? हाँ बिल्कुल, बैरूनी अवामिल का किरदार बहुत अहम है। क्योंकि इस वक्त आलमी सतह पर जो जियोपॉलिटिकल कशीदगी चल रही है, ख़ास तौर पर जंगबंदी के मुज़ाकरात में पेशरफ्त ना होने और उनकी तौज़ी के हवाले से जो शदीद गैर यकीनी सूरत हाल है, क्या इसने मार्केट के जज्बात को मुतासिर नहीं किया? क्योंकि आज लगभग 70 से 80% सेक्टर्स आज मनफी रुझान और प्रॉफिट टेकिंग की जद में आए। ये एक इंतहाई दुरुस्त मुशाहिदा है। चार्ट्स अपनी जगह काम करते हैं, लेकिन जियोपॉलिटिकल तनाव मार्केट के जज्बात पर बराह रास्त और फौरी असर डालता है। जब आलमी सतह पर गैर यकीनी सूरत हाल पैदा होती है तो सरमायाकार का सबसे पहला और कुदरती रद्द-ए-अमल खौफ का होता है। खतरा मोल लेने की बजाय कैश निकालो। बिल्कुल ऐसा ही है। जब ये वाज़े ना हो कि कल बैनुल अक़वामी हालात क्या रुख अख्तियार करेंगे, तो इदारा जाती सरमायाकारों से लेकर आम ट्रेडर्स तक सब यही कहते हैं कि जो मुनाफा इस वक्त स्क्रीन पर नजर आ रहा है उसे फौरन जेब में डालो। और इसी वजह से हमने देखा कि सीमेंट, ऑटोज, IT, फार्मा, फूड और टेक्सटाइल के साथ साथ ENP सेक्टर्स भी शदीद दबाव में रहे। सही कहा आपने। तकनीकी करेक्शन और जियोपॉलिटिकल खौफ ने मिलकर आज मार्केट पर ये गहरा साया डाला है। तो गोया एक तरफ तकनीकी मजबूरी थी और दूसरी तरफ आलमी हालात का खौफ। लेकिन इस प्रॉफिट टेकिंग को मार्केट के एक और बड़े इवेंट फ्यूचर रोल ओवर सेटलमेंट से भी तो जोड़ा जा रहा है ना? हाँ, ये रोल ओवर मौजूदा मार्केट के रवैये को समझने के लिए बुनियादी शर्त है। इसे अगर रोजमर्रा की एक सादा सी मिसाल से समझने की कोशिश करें तो ये बिल्कुल म्यूजिकल चेयर्स के खेल जैसा लगता है। मतलब जब तक म्यूजिक चल रहा होता है हर कोई खेल में मगन रहता है, लेकिन जैसे म्यूजिक बंद होने का वक्त आता है तो हर कोई अपनी कुर्सी यानी अपना मुनाफा महफूज करना चाहता है। ये बहुत बेहतरीन मिसाल दी आपने। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स में भी ऐसा ही होता है। अब चूंकि फ्यूचर रोल ओवर सेटलमेंट में सिर्फ 2 दिन बाकी हैं, तो जिन लोगों ने ये मुआहदे खरीदे होते हैं उन्हें फैसला करना होता है कि वो कैश दे के सेटलमेंट करें या अगले महीने के लिए रोल ओवर कर लें। और क्योंकि कोई रिस्क नहीं लेना चाहता तो सब कैश निकालने लगते हैं। बिल्कुल, जिसकी वजह से मार्केट में एक लिक्विडिटी क्रंच आ जाता है और इंट्राडे उतार चढ़ाव अपने उरूज पर पहुंच जाता है। तो इस सूरत हाल में एक आम सरमायाकार को क्या करना चाहिए?
اتنے بڑے उतार चढ़ाव में अमली हिकमत अमली क्या होनी चाहिए? अगर हम इसे वसी तर तनाजुर में देखें ना, तो जज्बाती फैसलों से गुरेज करना सबसे जरूरी है। इस वक्त सबसे बेहतरीन हिकमत अमली ये है कि मार्केट की इस करेक्शन के मुकम्मल होने का इंतजार किया जाए। मतलब पैनिक सेलिंग ना की जाए। सपोर्ट लेवल्स क्या नजर आ रहे हैं इस वक्त? तकनीकी एतबार से 1,70,000 पॉइंट्स पर एक दरमियानी सपोर्ट मौजूद है, लेकिन अगर दबाव बरकरार रहता है तो 1,68,000 से 1,65,000 पॉइंट्स के दरमियान मार्केट को एक इंतहाई मजबूत सपोर्ट हासिल है। सही। चलें अब इस हिकमत अमली को जरा मखसूस सेक्टर्स पर लागू करके दोनों बड़े सेक्टर्स का तकाबुल करते हैं, खासतौर पर बैंकिंग और एनर्जी। मुझे सबसे ज्यादा हैरानी बैंकिंग सेक्टर को देखकर हुई। हाँ, बैंकिंग का दबाव वाकई नुमायां था। मतलब वो स्टॉक्स जिन्होंने हालिया रैली को ईंधन फराहम किया था, आज वही सबसे ज्यादा दबाव में रहे। यूबीएल, एचबीएल, मीज़ान बैंक, बैंक अल फलाह और नेशनल बैंक, ये सब शदीद प्रॉफिट टेकिंग की जद में आए। ऐसा क्यों? देखिए, ये मार्केट का एक क्लासिक असूल है। जो स्टॉक जितना तेजी से ऊपर जाएगा, करेक्शन के वक्त उसमें उतनी ही तेजी से मुनाफा वसूल किया जाएगा। बैंकिंग सेक्टर में सरमायाकारों को बहुत बड़ा मुनाफा नजर आ रहा था, तो उन्होंने सबसे पहले वहीं से कैश निकाला। और ये सिर्फ बैंक्स तक महदूद नहीं था। लकी सीमेंट, पाकिस्तान पेट्रोलियम, ओजीडीसी और साजगार इंजीनियरिंग में भी तो जबरदस्त प्रॉफिट टेकिंग देखी गई। बिल्कुल, ये सब वो स्टॉक्स हैं जो बहुत तेजी से ऊपर गए थे। लेकिन इस सारे दबाव और खून रेजी में कुछ स्टॉक्स ऐसे भी थे जिन्होंने मार्केट को सहारा दिया। मतलब मजमूई बैंकिंग सेक्टर के दबाव के बावजूद बैंक अल हबीब ने शानदार कारकर्दगी दिखाते हुए अकेले इंडेक्स में 91 पॉइंट्स का इजाफा किया। हाँ, ये स्मार्ट मनी की वाज़ेह मिसाल है। और सिर्फ यही वही, एनर्जी और रिफाइनरी में पाकिस्तान स्टेट ऑयल ने 35 पॉइंट्स और अटक रिफाइनरी ने 17 पॉइंट्स का मुस्बत हिस्सा डाला। सही कहा आपने। ये जो रिफाइनरी सेक्टर में हम इजाफा देख रहे हैं, ये मौजूदा दिलचस्पी को जाहिर करता है। सरमायाकार महज आंखें बंद करके नहीं बेच रहे हैं, वो इनफरादी स्टॉक्स को भी देख रहे हैं। बिल्कुल। और जहां हम इनफरादी स्टॉक्स की बात कर रहे हैं, तो यहां बात वाकई बहुत दिलचस्प हो जाती है। हब पावर ने आज इंडेक्स में सबसे ज्यादा 122 पॉइंट्स का इजाफा किया। और इसकी वजह इनके बहुत ही शानदार मालियाती नतायज हैं। बिल्कुल। लेकिन अगर नंबर्स देखें ना, तो 9 माह के नतायज में इनका टैक्स के बाद मुनाफा पिछले साल के 38 अरब 15 करोड़ रुपए के मुकाबले में मामूली सा कम होकर इस साल 37 अरब 75 करोड़ रुपए रहा है। सालाना बुनियादों पर मुनाफा कम हुआ है, फिर भी मार्केट ने इतना शानदार रिस्पॉन्स दिया। इसकी वजह कंपनी का एक तवीलुल मुद्दती गेम प्लान है। पिछले 1 साल से मुनाफा देने में उनकी मुस्तकिल मिजाजी कमाल की है। मुनाफा थोड़ा कम जरूर हुआ है, लेकिन उन्होंने 5 रुपए फी शेयर डिविडेंड का ऐलान किया है। ओ, तो ये डिविडेंड की मुस्तकिल मिजाजी है जो सरमायाकारों का एतमाद बहाल रखती है। बिल्कुल, मार्केट को मुस्तकिल मिजाजी बहुत पसंद है। सही। और अगर हम मुस्तकिल मिजाजी से हटकर जबरदस्त ग्रोथ की बात करें, तो मारी एनर्जी ने तो कमाल ही कर दिया है। उनके 9 माह के नतायज में टैक्स के बाद मुनाफा 46 अरब 53 करोड़ के मुकाबले में 7% से ज्यादा इजाफे के साथ 49 अरब 71 करोड़ रुपए रिपोर्ट हुआ है। हमारी एनर्जी के फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रांग हैं। हालांकि आज ये स्टॉक सुर्ख निशान में बंद हुआ, लेकिन फिर भी देखें, आज का मनफी बंद होना सिर्फ रोल ओवर का दबाव था। मारी एनर्जी मुस्तकबिल के लिए एक बेहतरीन इंतखाब है, यानी एक टॉप पिक है। जैसे ही करेक्शन खत्म होगी, ये सबसे पहले बाउंस बैक करेगा। जबरदस्त। और एक और चीज जो मार्केट का मूड बदलती है, वो है टर्न अराउंड कहानियां। एंग्रो पॉलीमर की मिसाल ले लें, जहां कंपनी ने पिछले साल की पहली तिमाही में 824.59 मिलियन रुपए के भारी नुकसान के मुकाबले में इस साल शानदार मुनाफा पोस्ट किया है। ऐसी टर्न अराउंड कहानियां सरमायाकारों के लिए हमेशा बहुत पुरकशिश होती हैं, क्योंकि ये बताती हैं कि बुरे दिन गुजर चुके हैं। और फर्टिलाइजर सेक्टर में भी तो काफी सरगर्मी नजर आ रही है। एफएफसी और फातिमा फर्टिलाइजर ने बलतरतीब 38 और 16 पॉइंट्स का इजाफा किया।
یہ سٹاکس تو کافی عرصے سے رکے ہوئے تھے۔ اصل میں یہ دونوں سٹاکس اس وقت کنسولیڈیشن مود میں ہیں، مطلب یہ ایک خاص قیمت پر مستحکم ہو رہے ہیں اور آنے والے دنوں میں ان میں نمایاں بہتری متوقع ہے، اور یہاں سرمایہ کاروں کو سیکٹر روٹیشن پر غور کرنا چاہیے۔ سیکٹر روٹیشن مطلب وہ ان سیکٹر سے پیسہ نکالیں جو اوور باٹ ہیں اور وہاں لگائیں جہاں بڑھنے کی گنجائش یعنی روم فار گروتھ ہے۔ بالکل، اور اس وقت سرمایہ کاروں کی نظر ان سٹاکس پر ہونی چاہیے جیسے میٹروپولیٹن بینک، الائیڈ بینک، ماری انرجی اور پاکستان آئل فیلڈز۔ ان میں ابھی اوپر جانے کی کافی گنجائش موجود ہے۔ اچھا، یہ تو ہو گئیں کمپنیز اور سیکٹرز کی باتیں، لیکن اب ہم ان بڑے میکرو عوامل کی طرف آتے ہیں جو پوری مارکیٹ کا نقشہ بدل دیتے ہیں۔ سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان نے 17 پیٹرولیم کے میگا آئی پی او کی منظوری دے دی ہے۔ اور یہ کوئی عام آئی پی او نہیں ہے۔ بالکل بھی نہیں، مطلب اس آئی پی او میں 4 ارب 80 کروڑ روپے کی پروجیکشن ہے، اور سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ اس میں دنیا کی سب سے بڑی کمپنی ارامکو شامل ہے۔ ارامکو کا پاکستان کے شیئر بازار میں لسٹ ہونے کا فیصلہ بین الاقوامی دلچسپی کا ایک بہت بڑا اشارہ ہے۔ یہ مقامی مارکیٹ کے لیے ایک گیم چینجر ثابت ہو سکتا ہے۔ تو اس سب کا اصل مطلب کیا ہے؟ ایک طرف ہم غیر ملکی سرمایہ کی بات کر رہے ہیں اور دوسری طرف مارکیٹ میں کریکشن ہے، اور ان سب کے درمیان اگلے ہفتے کے آغاز میں اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا شرح سود پر فیصلہ بھی آنے والا ہے۔ اور یہی فیصلہ دراصل مارکیٹ کی مستقبل کی سمت کا تعین کرے گا۔ مطلب مارکیٹ کے تمام شرکاء کی نظریں اسی پر ہوں گی کہ شرح سود میں کوئی تبدیلی آتی ہے یا نہیں۔ بالکل، کیونکہ یہ براہ راست مارکیٹ کے رجحانات پر اثر انداز ہوگا۔ اگر ریٹ کم ہوتا ہے تو وہ راکٹ فیول بنے گا، ورنہ محتاط رویہ چلے گا۔ اور اس سے ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے۔ وہ کیا؟ وہ یہ کہ جب بین الاقوامی توانائی کے دیو قامت ادارے جیسے ارامکو مقامی سٹاک ایکسچینج کا حصہ بنتے ہیں اور ایک طرف شرح سود کے اعلانات کی تلوار لٹک رہی ہو، تو کیا محض تکنیکی چارٹس پر انحصار کرنا کافی ہے، یا مارکیٹ اب ایک ایسی نئی عالمی بساط میں تبدیل ہو رہی ہے جہاں بین الاقوامی سرمایہ کاری اور مقامی مانیٹری پالیسی کا ملاپ بالکل نئے اور غیر متوقع رجحانات کو جنم دے گا؟